नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही सिंपल हिंदी में समझेंगे कि चेक बाउंस का केस कोर्ट में कैसे चलता है। अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो आपको क्या करना चाहिए और कोर्ट में पूरा प्रोसेस कैसे होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, चेक बाउंस का केस सिर्फ क्रिमिनल मैटर नहीं होता, सिविल मैटर नहीं होता, बल्कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के धारा 138 के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। मतलब अगर किसी ने पैसे देने के लिए चेक दिया और अकाउंट में पैसा नहीं निकला तो उसके अगेंस्ट आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। जब आप बैंक में चेक लगाते हो और वो बैंक उस चेक को डिसऑनर कर देता है, तब बैंक एक रिटर्न मेमो देता है। चेक बाउंस होने का कॉमन रीजन उसमें लिखा होता है, जैसे कि फंड इनसफिशिएंट होना, या फिर अकाउंट का क्लोज होना, या फिर पेमेंट स्टॉप होना, या फिर सिग्नेचर मिसमैच एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। यानी यहीं से लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको लीगल नोटिस भेजना है। चेक बाउंस होने के 30 दिन के अंदर ही आपको लीगल नोटिस भेज देनी होगी। मान लीजिए आपका 1 मई को चेक बाउंस हुआ तो आपको 30 मई के अंदर लीगल नोटिस भेज देनी है। अब आप बोलोगे इतनी माथापच्ची क्यों करनी है, हमें हम डायरेक्ट केस नहीं कर सकते? जी नहीं, एनआई एक्ट का ये प्रोसेस है कि आपको पहले लीगल नोटिस भेजनी है, फिर उसके बाद 15 दिन आपको वेट करना है। अगला इंसान आपको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर 15 दिन के बाद भी लीगल नोटिस रिसीव होने के बाद वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो आपके पास अगले 30 दिन तक आपके पास ये टाइम हो जाता है कि आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। आप डायरेक्ट कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि आपका 1 मई को चेक बाउंस हो गया और 30 मई तक आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं। आपने लीगल नोटिस भेज दिया, मान लेते हैं आपने 30 मई को ही लीगल नोटिस भेजा। अब 15 दिन आपको वेट करना है, यानी कि 15 मई तक आपको वेट करना है कि उसने पैसे दिए। अगर उसने पैसे दे दिए तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ता, आपको केस करने की जरूरत नहीं। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो 16 मई से लेकर आपके पास 16 जून तक का टाइम आ जाता है, अगले 30 दिन तक का टाइम आ जाता है कि आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के आगे जाके। ये होती है प्रोसेस पूरी टाइम पीरियड की। अब आगे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। जो नोटिस जनरली एडवोकेट के थ्रू भेजी जाती है। नोटिस में अक्यूज को बोला जाता है कि 15 दिन के अंदर चेक की अमाउंट पे कर दो। ये नोटिस आपको बाय पोस्ट के थ्रू भेजनी पड़ेगी और पोस्ट ऑफिस से आपको एक छोटी सी रसीद मिलेगी जिसको आपको बिल्कुल संभाल के रखना है, जो ये बताता है कि आपका ट्रैकिंग रिपोर्ट होता है कि आपकी नोटिस उसके अक्यूज के पास पहुंची है या नहीं। या प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है जिसको आपको कोर्ट में जरूर पेश करनी होती है। अब नोटिस रिसीव होने के बाद हो सकता है वो पेमेंट कर दे या हो सकता है वो पेमेंट ना करे। पेमेंट कर दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो 15 दिन कंप्लीट होने के बाद आपके पास 30 दिन का टाइम होता है केस फाइल करने का। कंप्लेनेंट कोर्ट में एनआई एक्ट सेक्शन 138 की कंप्लेंट फाइल करेगा और जो प्रोसीड्यूर होता है, जो टाइमलाइन थी, वो हमने आगे डिस्कस कर ली थी। ये कंप्लेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है, यानी कंप्लेनेंट को पूरा ट्रांजेक्शन और चेक बाउंस का डिटेल देना होता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल किए जाते हैं। ओरिजिनल चेक, चेक रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस की कॉपी, पोस्टल रिसीप्ट, ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, एफिडेविट और ट्रांजेक्शन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर कोर्ट प्राइमा फेसाई केस देखता है। अगर कोर्ट को लगता है कि प्राइमा फेसाई ऑफेंस बनता है तो अक्यूज को समन इशू किया जाता है और कोर्ट अक्यूज को बुलाती है। अंडर सेक्शन 223 बीएनएसएस के थ्रू कोर्ट बिना अक्यूज को सुने उसे डायरेक्ट समन कर सकते हो। ये सिर्फ एनआई एक्ट के लिए अलाउ है। जब अक्यूज कोर्ट में अपेयर होता है तो जनरली उसको बेल मिल जाती है क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस होता है, जिसके बाद अक्यूज अपना डिफेंस रखता है। अब केस का इंपॉर्टेंट स्टेज आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। अक्यूज कंप्लेनेंट से सवाल करता है और ये प्रूव करने की कोशिश करता है कि चेक लीगली इन्फोर्सेबल डेट के लिए नहीं दिया गया था। एनआई एक्ट में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है प्रिजम्पशन। कोर्ट पहले से ये मानता है कि चेक किसी लीगल लायबिलिटी या डेट के लिए ही दिया गया था। अब बर्डन अक्यूज पर आता है कि वो प्रूव करे कि चेक किसी और रीजन से दिया गया था। यही एनआई एक्ट केसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एनआई एक्ट की धारा 143 के अकॉर्डिंग चेक बाउंस केसेस जनरली समरी ट्रायल होते हैं। मतलब कोर्ट इन केसेस को जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश करती है। सेशन ट्रायल की तरह बहुत लेंदी प्रोसीड्योर नहीं होता है। 2018 अमेंडमेंट के बाद कोर्ट अक्यूज को इंटरिम कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी दे सकती है। कोर्ट चेक अमाउंट के अराउंड 20% तक कंप्लेनेंट को देने के लिए बोल सकती है। ये कंप्लेनेंट के प्रोटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेक बाउंस केस कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, यानी दोनों पार्टीज कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। अगर सेटलमेंट हो जाती है तो कोर्ट
केस को क्लोज कर सकती है। इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से एनआई एक्ट जो मैटर्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज से ही हो जाती है, ये हमें देखने को मिलता है। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और ट्रायल कंप्लीट हो जाती है तो कोर्ट फाइनल जजमेंट पास करती है। अगर अक्यूज गिल्टी पाया जाता है तो कोर्ट फाइन, कंपनसेशन और मैक्सिमम 2 साल तक की सजा, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, लेकिन अक्यूज को अपील का राइट होता है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट चेक बाउंस प्रोसीड्योर अंडर एनआई एक्ट सेक्शन 138 सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप एडवोकेट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं या फिर कॉमन पर्सन है तो ये प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।